बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का लाइव फोन इन कार्यक्रम जहां हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, उनके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। और साथ ही हमारी कोशिश ये भी रहती है कि आपके सवालों को हम सुने और विशेषज्ञों के माध्यम से उनका समाधान आप तक पहुंचाया जाए, वो भी लाइव। कैसे ये हो सकता है, इसके लिए आपको हम अपने टोल फ्री नंबर दे देते हैं, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उससे पहले आज के जो विषय है उसके बारे में जान लेते हैं। आज किन विषय पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपके सवाल लेंगे। आज का पहला विषय मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और साथ ही दूसरा विषय रहेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो किसानों के लिए किस तरीके से 13वीं किस्त जारी कर दी गई है और करोड़ों किसानों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ। कैसे किसानों के जीवन में से सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, कैसे उनके जीवन स्तर पर सुधार देखा जा रहा है, काफी बेहतरी हो रही है, इसके बारे में भी हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। दो टोल फ्री नंबर आपको दे देते हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 1800113060। दूसरा नंबर है 1800113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं और हमें कॉल करें और दोनों ही विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल है, कोई आशंका है या फिर कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये मंच अगले 1 घंटे के लिए आपके लिए है। लाइव आपके सवालों के और ईमेल्स के जवाब दिए जाएंगे। और ईमेल एड्रेस भी नोट कर लें, जिसके माध्यम से आप अपने सवाल ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com। तो ये हमारा ईमेल पता है और आपके ईमेल से साथ ही साथ आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। दोनों विषय के बारे में मैं आपको बता दिया और 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है जो कि इन दोनों ही विषयों के बारे में आपको जानकारी तो देंगे ही, साथ ही आपके सवालों का समाधान भी करेंगे लाइव। तो हमारे साथ डॉक्टर राम आश्रित जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राम आश्रित जी कार्यक्रम में आपका। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। और आपसे हम मोटे अनाज के प्रसंस्करण के बारे में समझेंगे, क्यों मोटा अनाज महत्वपूर्ण है, इसके पोषक गुण क्या क्या है और प्रसंस्करण किस तरीके से आज के समय की न सिर्फ मांग है बल्कि एक अवसर भी है जिसे अपनाया जा सकता है और नई संभावना को तलाशा जा सकता है। और दूसरे मेहमान हमारे साथ डॉक्टर YR मीणा है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपर आयुक्त विस्तार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से हैं और आपसे हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हमारे किसानों को इससे लाभ हो रहा है। और क्योंकि जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि 13वीं किस्त जारी कर दी गई है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यानी सीधे हमारे किसानों के खातों में पैसा पहुंच रहा है। साल में 3 बराबर किस्तों में ये पैसा किसानों तक पहुंचता है, यानी कुल 6,000 रुपए हमारे किसानों के खाते में जाता है। और इस पर अगर आपको कोई सवाल है, कोई जानकारी चाहते हैं या फिर आपको अभी तक नहीं पता है कि आपके खाते में पैसे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कैसे जाने, तमाम बारीकियों के बारे में कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे और आपके सवाल लेंगे। तो सबसे पहले सर, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उस पर भी बात करेंगे और पहला जो हमारा विषय है मोटे अनाज का प्रसंस्करण। तो डॉक्टर साहब, मोटे अनाज के प्रसंस्करण को लेकर अब हम देख रहे हैं कि काफी फोकस है और जैसा कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि न सिर्फ इस क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ रही हैं बल्कि कई ऐसे इवेंट्स और कार्यक्रम हो रहे हैं जिससे लोग जागरूक भी हो रहे हैं और लोगों को काफी काम भी मिल रहा है इस क्षेत्र में। क्या बताना चाहेंगे? निश्चित तौर पर अंजू जी, आपने यहाँ पे जैसे आपके उद्बोधन में ही कहा था, एक आवश्यकता नहीं, एक अवसर भी हमारे लिए निश्चित तौर पर एक अवसर है। इस समय हमारे देश में मोटे अनाजों का कुल उत्पादन तकरीबन 24 मिलियन टन के आसपास है, जिसको बढ़ाने की आवश्यकता है और उसमें विविधीकरण करने की आवश्यकता है। खासकर हम देखते हैं अगर हमारे क्या कुछ उत्पाद बनाए जा सकते हैं इन मोटे अनाजों से, लेके आप खीर, जलेबी, फाफड़ा, आपका दलिया, उपमा, डोसा,
क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कहीं न कहीं इसमें हिचक है। हमारे जो नई पीढ़ी है वो कहीं न कहीं इससे जुड़ाव नहीं कर पा रही है, जुड़ नहीं पा रही। हमारे घरों में जो बच्चे हैं या नई पीढ़ी है वो अगर हम मोटे अनाज की बात करते हैं उनसे अनभिज्ञ हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि उनको हम कितना सहज और सरल बनाएं और हमारी जो खाद्य प्रणाली है उसमें कहीं न कहीं हम उनको समावेश करें। जब हम मोटे अनाज खाकर अगर ज्वार है, बाजरा है, सामा है, कोंदो है, मड़ुआ है, इसको हम अपनी खाद्य श्रृंखला में लाते हैं तो कहीं न कहीं क्योंकि इस पीढ़ी को उसका स्वाद या उसकी अभी आदत नहीं लगी है तो उस पर कहीं न कहीं डालना है। उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे और खासकर जो इसका सबसे बड़ा सशक्त हथियार है या माध्यम है वो प्रसंस्करण। हमारे देश में अभी जो प्रसंस्करण की मशीनरी है वो खासकर गेहूं और धान या दूसरे अन्य प्रमुख खाद्यान्न उसके अनुसार बनाई गई है। और खासकर जब हम मोटे अनाजों की बात करते हैं उसमें प्रसंस्करण के जो चरण हैं, स्टेप्स काफी होते हैं। खासकर इनके ऊपर जो एक भूसी की मोटी तह होती है, लेयर होती है, उसको दूर करना और उसके बाद इनको पैलेटेबल या क्यों कहें कि बहुत ही एक स्वास्थ्य या यूं कहें कि उनको बहुत कैसे एक यानी उनका स्वादवर्धक बनाया जाए, पोषण भी बना रहे और उनकी प्रोसेसिंग भी सही तरीके से हो सके। जैसे कि आप बता रहे हैं कि क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी मुश्किल होती है और उस प्रोसेसिंग के साथ साथ उस पोषण को बनाए रखना ये भी एक चुनौती होती है और इसी पर भी काम हो रहा है। और इसके अलावा जैसे कि रामाशय जी कह रहे हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो मिलेट्स है या फिर पोषक अनाज है उनको लेकर इतनी जागरूक नहीं है या फिर उनका वो स्वाद अभी तक नहीं डेवलप हुआ है। तो ये भी प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे उत्पाद, यहाँ तक कि आपको बता दें कि पिज्जा, पास्ता, मफिन, कुकीज सब कुछ मोटे अनाज से बनाया जा सकता है। ऐसे में प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी पहली रिपोर्ट। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाकर लाभ कमाया जा सकता है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन आदि बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करके बाद में बाजार मांग के अनुसार व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं बल्कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। तो अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे कैसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं मिलेट से, जिनकी शायद आपने पहले कल्पना भी नहीं की होगी। और चाहे वो बिस्किट हो, पापड़ हो, नमकीन हो या फिर आप ऐसा आटा माल्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, तो कई तरह के रूप में ये बाजार में उपलब्ध है। और इसी के साथ ही हमारे वो युवा जो कि प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं या फिर किसान जो कि मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, उनके लिए भी कई अपॉर्चुनिटीज है, कई अवसर हैं। आइए आज का जो दूसरा विषय है उस पर अब बात करते हैं, यानी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि 13वीं किस्त जारी कर दी गई, हमारे किसानों के खातों में पहुंच गई। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिला है और लगातार हम देख रहे हैं कि ये संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में, कितनी कारगर है और किसानों को कैसे इससे लाभ मिल रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर हम बात करते हैं
तो सही तौर पर 100% कारगर मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये एक अपने आप में अनोखी योजना है जिसमें सीधे किसान के खाते में पैसा जाता है। और इस योजना का जो पैसा है वो केंद्र सरकार 100% उसको वहन करती है। राज्य सरकारों की ड्यूटी है कि वो किसान जो हैं लाभार्थी जिनको ये पैसा जाना चाहिए उनका चयन करके और केंद्र सरकार का जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है वहाँ पर वो लिस्ट भिजवाते हैं अनुमोदित करके, और केंद्र सरकार का जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वो सीधे पैसा रिलीज करता है। आज कर्नाटक के बेलगावी जो जगह है वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13वीं किस्त जारी की है, जिसमें 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 16,800 करोड़ रुपया एक बटन दबा के एक क्लिक के साथ सीधे उनके खाते में गया है। तो कहने का मतलब एक गांव में जो दूर दराज के किसान हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं, खासकर उनके लिए ये पैसा एक वरदान से कम नहीं होता। वो खेती के अपने छोटे मोटे खर्चे, सही बीज खरीदना, छोटे मोटे कृषि के यंत्र हैं और कई ऐसे काम होते हैं, तो उनको ये 2-2 हज़ार की 3 किस्त में जो 6,000 रुपये मिलते हैं, काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। और देश में बहुत सारे किसान हैं, पहले लगभग 11 करोड़ किसानों को पहले पैसा जा चुका है और आज की तारीख तक 2.40 लाख करोड़ किसानों को ये लाभ मिल चुका है। तो बहुत बड़ी राशि है और किसान भाइयों को एक ये अनोखी योजना है, इसमें सीधे पैसा जा रहा है, बिल्कुल इसमें कोई बीच में कोई लफड़ा नहीं है। और चयनित होकर जो किसान आ रहे हैं उनको केंद्र सरकार समय समय पर, और मैं तो ये देखता हूँ कि हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी ये राशि जारी करते हैं। एक बड़े उत्सव के रूप में ये मतलब बड़ी गैदरिंग होती है, बहुत सारे किसान भाई आते हैं, क्या क्या समस्याएं इस योजना में आती हैं बीच में, उनको सुनने के लिए, उनका निदान करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो केंद्र सरकार का भी इस पर पूरा फोकस है और राज्य सरकारें भी पूरी मतलब तत्परता से केंद्र सरकार को मदद कर रही हैं कि वो किसानों का चयन करके उनकी लिस्ट भेजती हैं, उसी से यह योजना प्रभावी रूप से मतलब चल रही है अभी जी। और देखिए ये ऐसी योजना है कि तुरंत आपको इसका प्रभाव दिखता है कि यहाँ प्रधानमंत्री ने बटन दबाया नहीं कि सीधा आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, तो वो आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और ये भी बताता है कि कितनी तेजी से, कितनी रफ्तार से, कितनी तीव्रता के साथ किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आइए देखते हैं, से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। 24 फरवरी 2019 को किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे आज सफलतम 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। ये राशि साल में 2,000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के तहत सीधे किसान के खाते में भेजी जाती है। हर दिन किसान इस योजना में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। आंकड़ों की माने तो अब तक करीब 11.30 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थी किसान, तो 12 किश्तों में 2.24 लाख करोड़ से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। वहीं 13वीं किश्त 27 फरवरी यानी आज जारी की गई है, जिसके तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों को 16,800 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हालांकि अब भी जो किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वो इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही जरूरी दस्तावेज में कृषि भूमि के कागजात होने चाहिए। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, पते का सबूत, खेत की जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक आधिकारिक वेबसाइट से पंजीकरण करा सकते हैं। तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें फ़ोन करें, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश करें आपके लिए और ईमेल पता भी हमने आपको बताया, वो भी आप साथ साथ देख सकते हैं। और देखिए अभी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और कुछ ईमेल्स भी हमारे पास आ गए हैं। संतोष पुरोहित हैं जिन्होंने गुंदी कला एक जगह है, गाँव है, जहाँ से उन्होंने ये हमें मेल भेजा है। ये मक्का के बारे में जानना चाहते हैं सर कि गर्मी के सीज़न में कौन से मक्का बोने चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी सामा से सर?
देखिए, गर्मी के समय में इस समय अगर हम देखें कि अगर आप पूरे भारतवर्ष में मक्का कहीं न कहीं पूरे वर्ष भर उगाई जाती है। आपकी खरीफ की मक्का होती है और इसके बाद आपकी रबी की मक्का। रबी की मक्का जो बोई जाती है इस समय आसपास उसकी बुआई शुरू हो जाती है। आपका फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेके 15 मार्च के भी आसपास जो लोग किसान भाई बुआई करते हैं उत्तर भारत में या दूसरे राज्यों में, तो उसको हम जो इसकी मक्का की कटाई है वो आपके मई जून के महीने में होती है, जबकि खरीफ का सीजन इस समय शुरू हो जाता है। तो इसको कुछ किसान भाई हमारे गर्मी की मक्का कहते हैं। तो ये काफ़ी जोर पकड़ रही है, इसका रकबा काफ़ी बढ़ रहा है। और मैं यूँ कहूँगा कि अब काफ़ी कुछ संकर मक्का की प्रजातियां आ गई हैं और वो जो संकर मक्का की प्रजातियां हैं उनकी पैदावार काफ़ी होती है। और जो दिल्ली में संकर मक्का की प्रजाति अच्छा काम करती है वो आपके दूसरे राज्यों में जैसे आपका बिहार है या यूँ कहें कि आंध्र प्रदेश है या कर्नाटक है या इनमें नहीं करती। तो मेरी ये सलाह होगी आप कि हाँ, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके तहत अधीन जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ से आप पता करें कि आपके क्षेत्र के लिए मक्का की कौन सी किस्म काफ़ी उपयुक्त है। कुछ आपकी शार्ट ड्यूरेशन की जो छोटी अवधि की होती हैं, कुछ आपकी मध्यम अवधि की होती हैं और कुछ जो है बहुत ही लंबा समय लेती हैं उसकी बुआई से लेके कटाई तक। तो आप ये भी सुनिश्चित करें कि आप कौन सा फसल चक्र में कहाँ इसको फिट करना चाहते हैं, कहाँ उपयुक्त बैठती है आपकी। इसलिए आप बेहतर होगा कि आपके निकटतम जो कृषि केंद्र हैं या राज्य के कृषि विश्वविद्यालय वहां से सलाह लेके आप आपकी जो किस्म है मक्का की उसका चयन करें और बुआई का इस समय मौसम शुरू हो रहा है। एक फोन लेते हैं सर। धर्मेंद्र सिंह है जिन्होंने पंजाब से हमें कॉल किया है। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। हेलो धर्मेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? धर्मेंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? धर्मेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। और एक और हमारे साथ दर्शक हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर। नंद स्वरूप मिश्रा जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए कैसा। नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, जैसे दाल बगैर नमक की अधूरी, उसी प्रकार से किसानों के लिए सम्मान निधि अधूरी होती है, तो इससे उनके जीवन के लिए बड़ी खुशहाली की बात है। दूसरी चीज एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, इनके पास पहले जमीन नहीं थी, अब उनके पास एक खरीदा है या किन्हीं कारण बस उनको मिल गई, तो वो क्या सम्मान निधि पाने के हकदार हैं, पात्र बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? जी सर, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर? किसान सम्मान निधि योजना में एक पात्रता की एक डेडलाइन रखी थी, एक डेट है 2019 की। तो उसके बाद में जो लोग आ रहे हैं उनका अभी तक इसमें समावेश नहीं हो रहा है। लेकिन आप अपने पटवारी और निकटतम जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है वहाँ पर जाके संपर्क कर सकते हैं। तो उसमें कोई अगर बात बनती है तो वहाँ से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। बाकी इसकी एक खास डेट रखी गई थी, उसके बाद से अभी ऐसा कोई बदलाव किया नहीं है। जी बिल्कुल। और एक हमारे पास ईमेल आया है, उस सवाल भी ले लेते हैं सर। ये मोटे अनाज रागी से जुड़ा हुआ सवाल है। गौतम स्वांसी है ये, जिन्होंने हमें झारखंड से ये ईमेल किया है। ये जानना चाहते हैं कि रांची के आसपास ये रहते हैं, वहाँ पर रागी, ज्वार या फिर कोई और मिलेट ले सकते हैं? मतलब क्या बेहतर वहाँ पर रहेगा उनके क्षेत्र के अनुसार? देखिए, रांची आपका कहीं न कहीं एक पठारी या पहाड़ी इलाका है जहाँ पे आपकी खासकर मड़ुआ है, रागी है, कोंदो है, शावा, इनकी फसल बहुत अच्छी होती है। और खासकर इन्होंने जो रागी का नाम लिया वहाँ पे बहुत ही अच्छी, और इसके साथ साथ मड़ुआ आप कुछ इनका कुछ कौन सा स्थान है, अगर आप वहाँ की जब पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है वहाँ पे मड़ुआ की खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ की जलवायु बहुत ही अच्छी है। और आबो हवा के मद्देनजर रखते हुए आप बाजरा की तरफ ना अग्रसर हों। खासकर आपका मड़ुआ है और ये सांबा है, कोंदो है, इस पर ज्यादा आप ध्यान केंद्रित करें। रागी सर, रागी ले सकते हैं? रागी निश्चित तौर पर, रागी भी वहाँ के लिए बहुत ही एक उपयुक्त फसल है मोटे अनाजों में। मैं इनको ये सलाह देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। तो रागी जिसे फिंगर मिलेट के तौर पर भी हम जानते हैं, तो रागी भी आप ले सकते हैं। इसके बारे में ही ये जानना भी चाह रहे थे, लेकिन एक और कॉलर है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो, विपिन हमारे साथ सागर से। विपिन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे 2 सवाल थे। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए जानना चाह रहा था कि पहला सवाल ये था मैम कि जो किसान सम्मान निधि योजना है इसमें क्या है कि 6,000 तो हमें मिलते ही है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन 4,000 रुपए हमें राज्य सरकार की ओर से भी इसमें जोड़े गए, यानी हर साल 10,000 रुपए मिलते हैं। तो जो 4,000 रुपए आते हैं, क्या उसके बारे में कुछ डॉक्टर साहब मैं जानकारी चाह रहा था कि वो कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो उसके बारे में हम कहाँ पे संपर्क कर सकते हैं या फिर क्या सलाह देंगे आप? क्योंकि जो 6,000 है वो तो मिल रहा है, लेकिन वो 4,000 कभी मिलते हैं कभी नहीं मिल पाते हैं। और दूसरा सवाल ये था कि जिन किसानों ने नई जमीन खरीदी है तो उसके मतलब पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? जी विपिन जी, आपका जो दूसरा सवाल है, जिन्होंने नई जमीन खरीदी है, इसका इस सवाल का जवाब अभी सर दे चुके हैं, लेकिन अगर आप अभी भी जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर से उस बात को दोहरा देंगे। और पहला आपका सवाल था कि केंद्र सरकार की जो योजना है जिसके तहत 6,000 रुपए मिलते हैं सालाना, वो तो आप तक पहुंच जाते हैं। आपके राज्य की भी योजना है जिसमें 4,000 आपने बताया, उसको लेकर कई बार आप कहते हैं कि देरी हो जाती है, सर क्या किया जा सकता है, कहाँ इसके संपर्क करें? राज्य सरकार की तरफ से जो 4,000 रुपए आपको मिलते हैं, क्योंकि उसका केंद्र की मशीनरी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर उसका कोई डाटा कोई आंकड़ा नहीं मेंटेन होता, तो आप अपने जो निकटतम पटवारी हैं उनसे या कॉमन सर्विस सेंटर का अगर उन्होंने कुछ बना रखा है सिस्टम, तो वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वो पैसा दूसरे चैनल से आता है। तो राज्य सरकार के अधिकारियों से ही आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हो सकता है उन्होंने कोई हेल्पलाइन खोल रखी हो, जैसे हमारा केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा जाता है उसकी एक हेल्पलाइन भी है, 155-261 करके फ़ोन नंबर है, उस पर फ़ोन करके भी आप पता कर सकते हैं। किसान फार्मर पोर्टल भी एक खोला हुआ है, उस पोर्टल पर जा कर के भी आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं उनको ऑथराइज किया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए भी, वहाँ आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो कई चैनल हैं, कई तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं कि आपके जो किस्त आनी है उसका क्या स्टेटस है। और इसी तरीके से राज्य सरकार ने भी कोई व्यवस्था की होगी तो आप राज्य के अधिकारियों से उनकी जानकारी ले सकते हैं। और सर एक बार मैं चाहती हूँ, वो जो दूसरा सवाल था कि अगर अभी जमीन ली है खेती की तो उसमें क्या ये पंजीकरण करा सकते हैं? उसमें क्योंकि ऐसे खुला हुआ नहीं है कि आज खरीद के कल फिर उसका रजिस्ट्रेशन करो, वो समय समय पर इस तरीके का आता है, कोई डेडलाइन है। तो नहीं तो क्या है कि 4-5 भाई हैं, वो तुरंत बंटवारा करके 2-2 बीघा जमीन लेके फिर वो काफी मतलब काम बढ़ जाता है। हाँ। तो उसमें उस टाइम जो प्रेजेंट स्टेटस था जिनके नाम से जमीनें थी उसके हिसाब से चालू की गई थी स्कीम। एक अनुमान था कि करीब करीब 14-14.5 करोड़ किसान फैमिली जिसमें आएंगी, तो काफी 11,000 करोड़ को तो किस्त जा चुकी थी हमारी 12वीं तक। जी। और अभी 16,800 जो रुपया गया है किसानों को, 16,800 करोड़, वो 8 करोड़ किसानों को गया। तो कहने का मतलब 11-12 करोड़ के आसपास लगभग किसान उसके दायरे में आ चुके हैं। कुछ ऐसे किसान हैं छूटे हुए होंगे जो पात्र हैं, लेकिन उनके कई आंकड़ों में गड़बड़ी है, कई बार मोबाइल नंबर खाता नंबर गलत रहता है, वो जो डिस्प्यूट है उसकी वजह से। तो उसका समय समय पर समाधान करने के लिए बॉडी बना रखी है स्टेट में भी और केंद्र के लेवल पर। चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर कोई भी सवाल है आपके मोटे अनाज के प्रसंस्करण यानी मिलेट प्रसंस्करण से जुड़े हुए, उसकी प्रोसेसिंग से जुड़े हुए, या फिर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, जरूर हमें कॉल करें। लेंगे आपके सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दें कि आज के हमारे विषय क्या है। आज हम बात कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण के, जिसमें विशेष तौर पर हमारा फोकस है मोटे अनाज, पोषक अनाज या फिर कहें मिलेट, और आप जैसे इसका नया नाम भी आप जानते हैं श्री अन्न। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में, जिसकी 13वीं किस्त आज किसानों तक पहुंच गई है। क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री ने खुद क्लिक किया और किसानों के खाते में ये पैसे पहुंचे हैं। कैसे हमारे किसान इसका लाभ ले रहे हैं, और अगर आपके कोई सवाल है दोनों विषय से जुड़े हुए तो जरूर हमें कॉल करें। आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमान उपस्थित हैं स्टूडियो में, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, जैसे ही दोबारा फोन लगेगा जरूर हम सवाल लेंगे अपने दर्शक का। अब सर, डॉक्टर मीणा, कई बार हमारे किसानों की ये शिकायत आती है या फिर ये समस्या रहती है कि उनको लगता है कि उनके पास मैसेज नहीं पहुंचा, और फिर वो जान नहीं पाते कि पैसा उनके पास आया है कि नहीं आया। तो क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे वो चेक करें कि उनके खाते में पैसे आए कि नहीं आए? इसकी जानकारी, वैसे तो पैसा क्यों खाते में जाता है तो बैंक से भी मैसेज आ जाता है और प्रधानमंत्री जी का मैसेज भी जाता है, पर कभी कोई नेटवर्क की या ऐसा इशू हो सकता है नहीं मिले मैसेज, तो किसान भाई एक तो अपने जो भी पास में कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, और हेल्पलाइन भी जैसे मैं बता रहा था उससे पता कर सकते हैं। एक किसान का पोर्टल, पीएम किसान पोर्टल भी बना रखा है, उस पर जाके के भी pmkisan.gov.in करके उस पर जाके भी अपनी आईडी वगैरह डाल के पता कर सकते हैं। तो कई मैकेनिज्म है, उसके माध्यम से उनको उसकी जानकारी मिल जाती है जी। और डॉक्टर वीरपाल हमारे साथ एक दर्शक है फोन लाइन पर, आइए हम बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी जी नमस्कार, स्वागत है आपका किसान में, बताएं क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है मैडम, जो आप मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, ये इंडिया में कितने % लोग तो अभी खा रहे हैं और कितने क्षेत्रफल पे उगाए जा रहे हैं? अच्छा, कितना इसे उगाया जा रहा है और कितने लोग खा रहे हैं? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसके बारे में तो सर आपने शुरुआत में ही बता दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोहरा देते हैं। सर, कितना आंकड़े जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक? वीरपाल साहब, अभी इसके कितने उपभोक्ता इसको खा रहे हैं, ऐसा कोई इसकी सांख्यिकी उपलब्ध नहीं है, कोई इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कहीं न कहीं प्रयास किए जाएंगे और आंकड़े जुटाए जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन आज की तारीख में किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के पास ऐसा कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि कितने लोग उपभोक्ता इसका उपभोग कर रहे हैं मोटे अनाजों का। खासकर जैसा कि आपका क्षेत्रफल की बात है, और क्षेत्रफल तकरीबन इसको करीब 13 मिलियन हेक्टेयर के आसपास या इसका प्लस माइनस कुछ देखा जा रहा है। तो ये कुछ आंकड़ा आज की तारीख में उपलब्ध है जी। और सर, आपने उत्पादन भी बताया था कि कितना उत्पादन? 24 मिलियन टन के आसपास इसका उत्पादन हो रहा है। और आनंद प्रताप जी हमारे साथ फोन लाइन पर आए, उनका भी सवाल लेते हैं। आनंद प्रताप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैम जी, हमें जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान जो निधि है, इसके अंतर्गत कितनी जमीन होना आवश्यक है किसान के लिए, जिससे इसका लाभ पा सके? ठीक है, पात्रता के बारे में जानना चाहते हैं कि जी। जमीन के हिसाब से पात्रता शुरू में रखी गई थी जब ये योजना लागू की पहली बार, तो 2 हेक्टेयर से कम जमीन, मतलब 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन के किसानों को पात्र माना गया था। लेकिन इसके बाद फिर इसमें संशोधन किया गया था अगली बार, मतलब नेक्स्ट इलेक्शन के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने शपथ ली, तो कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में इस सीमा को हटा दिया गया था। तो जमीन के हिसाब से कोई सीलिंग नहीं है,
आपके पास 2 हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसके पात्र हो सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ राइडर डाले गए, कुछ एक्सक्लूजन के प्रोविजन डाले गए, तो वो हैं जैसे वो किसान नहीं होने चाहिए जिन्होंने विगत वर्ष में इनकम टैक्स दिया हो, कोई ऐसे किसान नहीं होने चाहिए जो राजनीतिक हस्ती रही हो, एमएलए, एमपी, जिला परिषद के मतलब अध्यक्ष, उस तरीके के कोई मिनिस्टर जो बेनिफिट की, हाँ, और कुछ ऐसे प्रोफेशनल लोग जो डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट हैं और खेती भी करते हैं, किसान भी हैं, तो उन लोगों को भी इस बेनिफिट से बाहर रखा गया है। तो इनकम टैक्स पे ही, और इंडस्ट्रियल लैंड जिनके पास हो, कोई उद्योग हो या ऐसी जमीन हो कॉमर्शियल, तो उनको इससे बाहर रखा गया है जी। और बाकी सारे किसान छोटे हैं, बड़े हैं, उनको इसमें रखा गया है। जो टैक्स जिन्होंने पे नहीं किया उनको निश्चित तौर पर, एक है सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद क्लास 4 को इससे आउट रखा, मतलब वो इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, एमटीएस वगैरह। उसके अलावा जितने भी 10,000 से ज्यादा पेंशन जिसको भी मिलती है वो भी इससे आउट है। 10,000 से कम पेंशन है वो लोग इसका लाभ ले सकते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। ठीक है सर। रिजवान अहमद हैं एक हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर, इन्होंने महाराष्ट्र से मैं कॉल किया। जी सर, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरा खाते में पैसा नहीं आता है मैडम। किस चीज का पैसा नहीं आता? मैडम ये पीएम किसान योजना के जो पैसे आते हैं ना वो नहीं आते। आपने खाता चेक किया अपना? हाँ चेक किया है मैडम। अच्छा, तो सर कुछ पूछना चाहते हैं कि नहीं, कभी आया पैसा आपके खाते में? नहीं सर, कभी नहीं। तो आपका फिर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ होगा। आप अपने निकटतम पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक जो अधिकारी है ना, उनसे मिलिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आप पात्र हैं, आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो कॉमन सर्विस सेंटर में भी आप ये करवा सकते हैं। और किसान पोर्टल पर आजकल बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, उनके पास स्मार्टफोन भी है, जी। उसको खोल के आप घर बैठे भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कुछ आवश्यक जो दस्तावेज हैं उनमें आधार कार्ड है, आपकी जमीन की खसरा खतौनी है, इसके अलावा आपका बैंक का डिटेल है, अकाउंट नंबर वगैरह, ये सब उसमें डालना होगा। तो उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उसका। ठीक है। एक अंकुर सहाय हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें ये ईमेल भेजा है, आजमगढ़ से हैं ये, और ये जानना चाहते हैं किसान सम्मान निधि योजना का महत्व क्या है, और दूसरा सवाल है कि इस मौसम में कौन कौन से मोटे अनाज की खेती की जा सकती है, क्या की जा सकती है। तो सर महत्व तो हमने काफी कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सवाल आया तो एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के महत्व की अगर बात करेंगे तो किसानों के नजरिए से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे देश में जैसे सबको पता है, लघु और सीमांत किसानों की बड़ी संख्या है, मेजोरिटी उन्हीं की है। छोटे किसान हैं, 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले, तो उनको 6,000 रुपये भी मान लो साल में मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा उनको सपोर्ट मिलता है। वो अपने छोटे मोटे काम कर सकते हैं। कई बार तो बंधुआ मजदूर जैसे बने होते हैं, उनको भी उससे छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि उनके उतने ही खर्चे होते हैं, बड़ी समझ से वो चलते हैं, तो आवश्यकता की चीजें खरीद सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। और पैसा क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सीधे किसान के खाते में आ रहा है, उनका इसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा, तो ये सीधे तौर पर मदद है। उनकी जो आमदनी एक तरीके से 6,000 रुपये बिना किसी उसके लाग लपेट के वो बढ़ जाती है। उसमें कुछ आपको कहीं बताना नहीं है कि आपने कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया, ये आपके लिए है सम्मान निधि योजना। इसलिए हम कह रहे हैं, इसको सरकार की तरफ से ये नाम दिया गया है कि किसान जो दिन रात मेहनत करता है। और देखिए कोविड पीरियड भी था, उस समय भी किसान अपने खेतों में मेहनत करते रहे ताकि हमारे थालियों तक भोजन पहुंचता रहे। और ये ऐसा क्षेत्र था जिसमें हमने उस समय में भी देखा कि कितनी ग्रोथ हुई, और यही वजह है कि हम सम्मान की तरह किसानों की तरफ देखते हैं, सम्मान की नजरों से, और ये सम्मान निधि योजना है। आइए बात करते हैं एक दर्शक से। हेलो हेलो, सत्येंद्र जी हमारे साथ हैं जिन्होंने हमें बिहार से कॉल किया है। सत्येंद्र जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। सत्येंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 सत्येंद्र जी बताइए क्या सवाल है। ये हमने जो किसान सम्मान निधि योजना वाला पंजीयन करवा लिए हैं मैम, लेकिन अभी तक हम लोग को तो इसका कुछ लाभ नहीं मिला है। कब करवाया आपने? ये हम 2019 में कराए थे। 2019 में ही करवाया सर। क्या तो अच्छा हम अब इनके सवाल के साथ ये भी अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ चूक हो सकती है जिसकी वजह से कई बार किसानों को लाभ नहीं मिल पाता पंजीकरण के बाद भी। आप जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाकर के जांच करवा सकते हैं। और खासकर जो आपके दस्तावेज हैं उनमें कुछ ना कुछ त्रुटि रही होगी,
बाकी ये जो योजना है, एक बार अगर रजिस्ट्रेशन सही से हो जाता है, आपके जो दस्तावेज हैं वो सही हैं, तो इसमें कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं, ऑनलाइन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है। एक बार डाटाबेस में आपके करेक्ट डाटा अगर आ जाते हैं, सही दस्तावेज, तो कोई रोकने का कोई चक्कर ही नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। आपको टाइम होते ही जब भी रिलीज होगा पैसा, आपको पैसा आ जाएगा जी। तो आप कॉमन सर्विस सेंटर से पता कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जो मैंने बताया 155-261, उस पर जा सकते हैं। 155-261। हाँ, इसके अलावा पीएम किसान पोर्टल है, pmkisan.gov.in के नाम से आप नेट पे, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, घर में बच्चे भी होशियार होते हैं, उनसे खुलवा करके उस पर अपनी स्थिति जान सकते हैं। फार्मर कॉर्नर आएगा उसमें, वहां पर जा करके तो उसका पता करें, थोड़े जागरूक रहें। और कृषि के जो अधिकारी आते हैं आपके यहाँ, पटवारी हैं, सुपरवाइजर हैं, इन लोगों से भी आप संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही हमें एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेना होगा, लेकिन अभी भी काफी समय बाकी है। चाहे वो मोटे अनाज का प्रसंस्करण हो या फिर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की बात हो, दोनों ही विषय से जुड़े हुए सवाल हम आपके लगातार लेते रहेंगे। ईमेल्स भी काफी सारे आ रहे हैं, उन्हें भी हम शामिल करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सरकार को ये क्या हो रहा है? बहुत माइलेज मिल रहा है। काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात का पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं मिलेट्स के प्रसंस्करण की यानी प्रोसेसिंग की, और साथ ही प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसकी 13वीं किस्त आज किसानों तक पहुंच गई है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं, और ऐसे ही सवालों का हमें इंतजार रहता है ताकि हम किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कर सके और उन्हें जागरूक भी कर सके। एक ईमेल आया है, वो हम ले लेते हैं। सर, ये ईमेल हमारे पास पहुंचा है और ये नितेश सिंह है, एक दर्शक, जो कि ज्वार के बारे में जानना चाहते हैं कि कितने दिन की फसल है और क्या रबी के सीजन में लगाई जा सकती है और कौन सी किस्म लें। नर्मदापुर जिले से हैं ये। जी सर। देखिए, ज्वार आपकी रबी के मौसम में तो नहीं, लेकिन इस समय आपका मौसम, खासकर जब आपका फरवरी अंत या आपका जो मार्च का प्रथम सप्ताह आता है, तो इसमें कुछ ज्वार की प्रजातियां ऐसी हैं जो कि हमारे दक्षिण भारत में खासकर लगाई जाती हैं। उत्तर भारत में इसमें उतनी प्रगति नहीं है। खासकर हम अगर बाजरा की बात करें तो हम इस सीजन में मार्च के प्रथम सप्ताह में बाजरा की बिजाई तो यहाँ पे की जाती है, लेकिन ज्वार की नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे
मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं फसल विशेष की जो कि कुछ क्षेत्र विशेष में अच्छा काम करती हैं, और आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ पे ज्वार की किस किस्म का उपयोग करना चाहते हैं, आप मध्यम अवधि की या आप बहुत पछेती लेना चाहते हैं या अग्रणी प्रजाति का चुनाव करना चाहते हैं, तो कुछ अपनी ज़रूरत के अनुसार आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय यहाँ के जो संभाग हैं उनसे संपर्क करके किस्म विशेष का चुनाव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी सर, एक सवाल आया वो भी हम ले लेते हैं। ये किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ सवाल है। रमेश हैं एक दर्शक और ये जानना चाहते हैं कि कैसे बनवाए किसान क्रेडिट कार्ड। मीना जी, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो हमारे जो बैंक हैं, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, वहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है आसानी से, और उसके लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं। आपका अकाउंट नंबर, आपके पास ज़मीन होनी चाहिए अपने नाम से, तो आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मनोज कुमार दर्शक हैं फैजाबाद से, उनसे हम बात कर लेते हैं। मनोज जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। मनोज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। बात कर लेते हैं। मनोज जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए जी सवाल बताएं। जी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मनोज जी, पहले टेलीविजन आप म्यूट कर दें, सवाल पूरा कीजिए, जवाब सुनने के लिए वापस से आवाज बढ़ा सकते हैं। हेलो जी, मनोज जी, पहले टेलीविजन आप म्यूट कर दें, सवाल पूरा कीजिए, जवाब बढ़ा सकते हैं। जी 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 धन्यवाद। जी मेरा नाम मनोज। हम ये कह रहे थे कि मतलब 2-3 बार हम ऑनलाइन करवा चुके हैं, मेरा जो है मतलब अभी तक कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुआ, कैसे क्या करें। किस बारे में सुनवाई नहीं हुई? अरे पीएम निधि के बारे में अभी मेरा एक भी बार पैसा नहीं आया। एक बार भी इनका पैसा नहीं है। किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानना चाहते हैं। किसान सम्मान निधि योजना का जैसे पहले भी आपके तरह सवाल आए थे, उसका आपका क्या स्तर है, आपका रजिस्ट्रेशन सही ढंग से हुआ नहीं हुआ, आपके डॉक्यूमेंट ठीक थे या नहीं थे, तो उसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर में आप जाके पता करवा सकते हैं, या मैंने जो हेल्पलाइन का मैं बता रहा हूँ 155-261 नंबर, इसके अलावा पटवारी हैं या कृषि के जो भी अधिकारी हैं ग्रामीण स्तर पर, उनसे बात करके, या पीएम किसान पोर्टल भी है pmkisan.gov.in, उस पर जाके आप इसकी जांच कर सकते हैं। हम लोगों ने आज एक अखबारों में विज्ञापन भी जारी किया है, उस पर भी ये सारी जानकारी दी गई है कि जिन किसान भाइयों को किस्त बीच में कोई नहीं मिली हो या कोई दिक्कत आ रही हो, वो कैसे किससे जानकारी ले सकते हैं। तो वो विज्ञापन भी देश के दुनिया भर के अखबारों में करीब 1 करोड़ रुपए के खर्चे से विज्ञापन हमने निकाला है, और उसमें कोई ज़्यादा जानकारी फालतू की नहीं है, सारी इसी मुद्दे पर है। किसान सम्मान निधि योजना, उसकी मेरे पास कॉपी भी है। ये देश के सभी जो क्षेत्रीय अखबार हैं, इंग्लिश और हिंदी के अखबार हैं, सब में ये विज्ञापन जारी हुआ है, तो उसको देख लें। और एक हमारा किसान कॉल सेंटर है, टोल फ्री नंबर है, वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। उस पर जाकर के भी आप जानकारी ले सकते हैं। 1800-151 1800-180-1551। एक बार फिर से दोहरा दीजिए। 1800-1551, यानी 1800-180-1551। ये टोल फ्री नंबर है पूरे देश के लिए। और किसान कॉल सेंटर के देश भर में 22 सेंटर हैं, और प्रमुख जो 22 वो हैं भाषाएं, उसमें इसकी सेवा उपलब्ध है। अभी कुछ सेंटर घटाए हैं पिछले दिनों, तो सेंटरों की संख्या 17 कर दी, लेकिन सीट नंबर बढ़ा दिए हैं। जी मैं नंबर दोहरा देती हूँ, 1800-181-551। जी 1800-180-1551 टोल फ्री नंबर है। क्षेत्रीय भाषा में कोई तमिल, तेलुगु, मलयालम, जिस भाषा में भी आप लोग जिस क्षेत्र में हैं, आपके क्षेत्र के किसान कॉल सेंटर पर ये मिलेगा। आप किसान सम्मान निधि के अलावा और भी योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। आप खेती किसानी से संबंधी आपकी कोई भी समस्या, शंका हो, वहाँ हमारे फार्म टेली एडवाइजर जो कृषि के क्षेत्र में बीएससी, एमएससी, पीएचडी किए हुए भी हैं, वो माहिर हैं, उनको टाइम टू टाइम प्रशिक्षण दिया जाता है, और उनके पास बहुत सा कृषि साहित्य भी होता है, उसको भी वो अध्ययन करते हैं। तो आपकी हर समस्या का समाधान है।
और सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक। होली दिवाली पे भी इनकी सेवाएं उपलब्ध हैं मुफ्त में। हमारा कॉल सेंटर नंबर भी उपलब्ध ही रहता है आपके लिए। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप हमारे कॉल सेंटर पे भी कॉल कर सकते हैं। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे भी हम बात करते हैं। हेलो, डॉक्टर शेफाली हमारे साथ है फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, शेफाली जी स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी मैम नमस्ते। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, जो नेक्स्ट ईयर केवाईसी करवाई गई थी, तो मैम वो केवाईसी अभी इस साल भी करवाना पड़ेगी मैम? किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आप कह रही हैं? जी हाँ जी, वो केवाईसी करवाई गई थी पिछली साल, ये सम्मान निधि आने के लिए। तो अभी आपके खाते में पैसे आ रहे हैं? जी नेक्स्ट ईयर तक तो आए हैं, लेकिन अभी तो अब डले हैं, अभी तो मैसेज नहीं आया है मैडम। अच्छा सर, उसका केवाईसी का है कुछ इस तरीके का बना रखा है बीच में, क्योंकि पता नहीं लगता किसान की उसकी स्थिति क्या है, तो इसलिए साल में एक बार ये केवाईसी का है प्रोविजन। तो वो आप अपने पटवारी या कॉमन सर्विस सेंटर पर मिल लें, पता लग जाएगा किस कारण से आपकी नहीं आ रही है। अगर जरूरत होगी तो केवाईसी भी कर देंगे। जी बिल्कुल, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। सर एक हमारे पास ईमेल आया है और ये दर्शक जो हैं ये बिहार से हैं, नवजोत कुमार कर्ण है इनका नाम, समस्तीपुर बिहार से है। इनका सवाल है कि मार्च और अप्रैल में कौन कौन से फसल लगा सकते हैं। जैसे मुझे लगता है ये मोटे अनाज के बारे में जानना चाहते हैं। खासकर आप बिहार से संबंध रखते हैं और बिहार में आपका मार्च अप्रैल में मोटे अनाजों में खासकर आप बाजरा लगा सकते हैं और बाजरा के साथ साथ आप मक्का का भी वहाँ पे अच्छा खासा पैदावार होती है, उसको भी समाहित कर सकते हैं अपने इस योजना में। और इन दो फसलों के साथ साथ खासकर जो आपने समय अवधि का यहाँ पे जिक्र किया है उसमें ये काफ़ी उचित बैठेंगी दो फसलें, उनको आप लेके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। जी चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। अभी भी कुछ समय बाकी है, प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों को हम यहाँ पर शामिल कर सकें। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। एक दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, नागेंद्र जी हैं। आइए उनका सवाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर नागेंद्र जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है?
मैडम नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि ये 2019 में बहुत सारे लोगों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद 2 साल उनको किसान निधि का पैसा आया, उसके बाद उनका पैसा बंद कर दिया गया। जबकि उन्होंने इंक्वायरी में जब हम गए, मैं भी उनके साथ डेपुटेशन में गया तहसीलदार के पास, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ज्यादा पैसा आ गया है और वो रिकवरी की जाएगी और वो पैसा उनको कब तक मिले, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति में कोई भी मतलब उतार चढ़ाव नहीं आया, ना ही उनके घर से कोई नौकरी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यही फिल्टर किया जा रहा है धीरे धीरे और सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है कि जो वाकई में इसके पात्र हैं उन्हें उन तक ही पैसा पहुंचे। सर अभी हम इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे ब्रेक के दौरान। ये जो सवाल है वाकई में बहुत वाजिब सवाल है। जी बिल्कुल, इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे अभी कि शुरुआत जब स्कीम की हुई थी समय का थोड़ा अभाव था और बड़े स्तर पर उसको लिया गया था कि किसानों को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पैसा पहुंचाया जाए। तो प्रॉपर तरीके से कई जगह वेरिफिकेशन में कमी रही होगी, तो वो जैसे जैसे आंकड़ों की सत्यता होती गई, पात्र किसानों का सही तरीके से पता लगता गया, तो फिल्टर होके कुछ नंबर जो हैं, कुछ संख्या कम भी हुई है। अभी अगर कोई वास्तव में एलिजिबल है तो उसके लिए आप किसान जो एक सेवा केंद्र हैं या संचार केंद्र हैं उसमें जा कर के आप अपनी डिटेल दे करके और या किसान पोर्टल पर जा कर के इसको पता कर सकते हैं कि आप उसके पात्र फिलहाल बनते हैं कि नहीं बनते। अगर बनते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पैसा मिलेगा और 2 साल 1 साल अगर आपको मिला है तो भी कुछ उसमें कमी रही होगी, तो उसकी आप जानकारी ले सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, लगभग मिलता जुलता, और मुझे लगता है कि जो पात्र नहीं है उनको मिल जाता है, रिकवरी की बात होती है। तो एक रोनिका है दर्शक, रोनिका मलिक, इनका कहना है कि इनके माता और पिता दोनों के नाम जमीन है, अलग अलग खितौनी है और 2 हेक्टेयर से कम है मिलाकर के। पिता के नाम पर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना आती है लेकिन माता के नाम नहीं आती, तो वो चाहते हैं कि माता के नाम भी आए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दें कि क्या एक परिवार को पूरा माना जाएगा या प्रति व्यक्ति किसके पास कितनी जमीन है खेत वाली? बिल्कुल, ये परिवार के हिसाब से है। अगर पति पत्नी दोनों के नाम से है तो दोनों को ऐसा नहीं आएगा। हाँ, भाई हैं, मतलब बालिग भाई हैं, शादीशुदा हैं, उनके नाम से जमीनें हैं तो निश्चित तौर पर उनको 2 भाई 3 भाई हैं तो आएगा। लेकिन पति पत्नी एक यूनिट है, एक परिवार है, तो दोनों को इसका पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? मकसद यही है कि देश के ज्यादा से ज्यादा जो गरीब किसान हैं उनको मदद पहुंचाई जाए। तो पति पत्नी अलग किसान होके भी परिवार तो एक ही है, इसलिए दोनों को वो पैसा नहीं आ पाएगा। एक को आ रहा है, अच्छी बात है, आप उसका लाभ लेते रहें। और एक जैसे आपने बताया कि इकाई जो है वो एक परिवार है, वो एक किसान नहीं है कि अगर बिल्कुल पति पत्नी और नाबालिग बच्चे तक एक यूनिट है। वो बच्चे भी अगर नाबालिग हैं उनको पैसा नहीं मिलता। हाँ, बालिग हैं, अलग रहते हैं और उनके नाम से जमीन है तो निश्चित तौर पर वो उसके पात्र हो सकते हैं। जी सर, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि किसान किसे माना जाएगा? जैसे इनका जो केस है इसमें दोनों माता पिता दोनों के नाम पे जमीन है, तो एक परिवार में से किसे किसान माना जाएगा? माता को या पिता को? कौन पंजीकरण कराता है या फिर उसको? दोनों किसान हो सकते हैं, क्योंकि महिला किसानों को भी अलग से कई जो ओनरशिप है जिनके पास जमीन है, तो महिला किसानों को बल्कि हर स्कीम में, हर योजना में आजकल तवज्जो दी जाती है, बशर्ते उनके नाम से जमीन हो। तो जिसके नाम से खेती की जमीन है वो निश्चित तौर पर किसान है, उसमें महिला हो पुरुष हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, चलिए शायद हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? दीपक कुमार हैं हमारे साथ झारखंड से दर्शक। हेलो मैम। जी दीपक जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा मैम सवाल था कि दीपक जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ यस मैम, हम सुन रहे हैं। हाँ बताइए, सवाल बताएं। मैम मेरा पहले 3 किस्त मिल रहा था, किसान का जो मैं 3 किस्त मिल रहा था, उसके बाद फिर बंद हो गया। अच्छा ठीक, क्या मिल रहा था? हाँ जी, वही किसान बीच में उसमें लैंड सीपिंग नहीं बता रहा। इसका दीपक कुमार है दुमका झारखंड से, इनका भी ये कहना है कि किसान सम्मान निधि की किस्त पहले आई लेकिन अब नहीं आ रही है। सर क्या नहीं, उसका एक्चुअली आप पता कीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, कॉमन सर्विस सेंटर जहां पर आप नजदीक में हो ना, वहां जाकर के अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर के चेक करा लीजिए। वो पूरा डिजिटल है, सारी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। आप पता करें क्या कमी है,
कुछ ना कुछ कमी होगी या बीच में वेरिफिकेशन होता है चीज़ों का, मान लो 1-2 साल हो गए तो उसकी सत्यता फिर से प्रमाणित की जाती है, तो हो सकता है आपने बीच में अपना अपडेट नहीं कराया हो KYC, तो वो करवाएं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा अगर आप सही मायने में पात्र हैं। जी, और क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय, राम आश्रय जी, प्रसंस्करण पर हम अभी ज्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक थे वो मिलेट्स की खेती के बारे में सवाल पूछ रहे थे, और वो भी बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का हमें किसानों के बीच में एक रुझान देखने को मिल रहा है। अंत में क्या कहना चाहेंगे सर प्रसंस्करण पर? निश्चित तौर पर अंत में हमें ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने पहले ही यहाँ पे जिक्र किया, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि हम कौन सी प्रजाति उगाएं, कि कौन से समय में उगाएं, एक बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ हम किसान भाई और बहनों से भी विनती करना चाहूँगा कि इसके क्या कुछ उत्पाद बनाए जा सकते हैं। आप एक सामुदायिक स्तर पे एक अपना एक ग्रुप बनाए जिसमें FPO बना सकते हैं जिसमें कि सांबा है या रागी है, कोंदो है, मड़ुआ है, इसको अच्छी तरीके से इसके जैसे दलिया है, आप इसकी जो सूजी है या आपका डोसा का इसका आटा बैटर बनता है, वो बना के हमारे जो खादी जो ग्रामोद्योग के जो भी आउटलेट हैं वहाँ पे पहुँचाएं, या आप खुद आप इसका प्रचार प्रसार करके बाजार में ले जाएं, एक आप अपना ब्रांड बनाएं। इसके अलावा हमारा जो ट्राइबल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये भी इसका आपकर इसमें व्यापार कर रहा है, और दूर दराज के क्षेत्रों से हमारे जो खासकर मोटे अनाज हैं या जो श्री अन्न है उसके उत्पाद लाके बड़े बड़े शहरों, दिल्ली या बहुत अन्य शहरों में बेच रहा है, और शहरी इलाकों में इसका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इसके फायदे अनेक हैं। खासकर अगर हम तुलना करते हैं धान या गेहूं से, तो इसमें खासकर हमारे सूक्ष्म और मुख्य पोषक तत्व हैं, उनकी संख्या, उनकी मात्रा बहुत ज्यादा, जैसे लोहा है, जिंक है, आपका इनका अनुपात बहुत ज्यादा है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और सर अभी तो कुछ और प्रयास भी किए जा रहे हैं कि लोगों को वो प्रसंस्करण के बारे में और या फिर मिलेट्स के बारे में और जागरूक किया जाए। मेले में भी इसका थीम रखा गया है। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पे पूसा संस्थान में 2 से 4 जो मार्च के बीच में पूसा में कृषि विज्ञान का जो मेला होता है, उसका मुख्य केंद्र बिंदु ही हमारे मोटे अनाज हैं। इन पे विभिन्न प्रकार की कुछ प्रौद्योगिकियां हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है, उनका जो यहाँ पे चित्रण किया जाएगा, उनकी डिस्प्ले किया जाएगा, और किसान भाइयों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आके आए और लाभ उठाएं। हमारे किसान जानते भी हैं, वो हर साल वहाँ पर पहुँचते हैं, देश के कोने कोने से पहुँचते हैं, तो इस बार भी आप यहाँ जा सकते हैं और नई तकनीक और नई चीजें जो सरकार कर रही है उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, और किस किस तरह के इनोवेशन हो रहे हैं ये भी वहाँ पर आप देख पाएंगे। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय रहेगा कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार, और इसके साथ ही हम बात करेंगे मोटे अनाज के उत्पाद के निर्यात के बारे में। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015 ये हमारा ईमेल पता है, जिसके माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमारा ईमेल आईडी देखिए। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमें संपर्क करें। सोशल मीडिया यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह हम आपके लिए हैं। हमें फॉलो करें, अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। इसके अलावा कॉल सेंटर नंबर भी आप नोट कर ले, 1800-113060, ये टोल फ्री नंबर है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आपके लिए नंबर चालू रहेगा। आप कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और चलते चलते ये भी बता दें आपको कि आप हमारा एक कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम को पूरा नहीं देख पाए तो फिर से देखिए हेलो किसान का हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है DD किसान का, वहाँ पर इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।